संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि के दौरान अनुच्छेद 348 के खंड एक में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद में किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पुरस्तावित यानी कि इंट्रोड्यूस या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा और राष्ट्रपति किसी ऐसे विधेयक को पुरस्तावित या किसी ऐसे संशोधन को प्रस्तावित किए जाने की मंजूरी अनुच्छेद 344 के खंड एक के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों पर और उस अनुच्छेद के खंड 4 के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात ही देगा, अन्यथा नहीं। यानी कि जो आयोग गठित होगा वो कुछ सिफारिशें देगा, ठीक है। तो वो सिफारिश देता है, उसके बाद क्या होगा कि राष्ट्रपति उसको देखेगा, ठीक है। और अनुच्छेद के खंड 4 के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात ही वो अपनी जो भी आदेश होगा वो राष्ट्रपति देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या बोला जा रहा है, मुख्य बात पहला क्या है कि इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि के दौरान, यानी कि जब संविधान लागू हो गया उससे 15 वर्ष के दौरान अनुच्छेद 348 के खंड एक में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा की कोई भी अगर सरकार का प्रयोजन यानी कि कोई भी अगर काम होता है, ठीक है, चाहे वो ऑफिशियल हो, कोई भी योजना लागू करने के लिए अगर कुछ वो सोच रही है, उसके लिए कुछ भी पत्राचार है, तो उसकी भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक, अगर उससे रिलेटेड कोई विधेयक पारित हुआ या फिर करना है या संशोधन संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर कुछ भी इंट्रोड्यूस करना है, संशोधन या फिर कोई भी विधेयक इंट्रोड्यूस करना है भाषा के लिए, ठीक है, कि हमें ये परेशानी हो रही है, जैसे किसी ऐसे जगह में चले जाए, तमिलनाडु में चले जाए, वहाँ पे हम लोग भोजपुरी में इम्प्लीमेंट करना चाहें, तो वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले हमें राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी पड़ेगी, ठीक है। और राष्ट्रपति किसी ऐसे विधेयक को इंट्रोड्यूस या किसी ऐसे संशोधन को प्रस्तावित किए जाने की मंजूरी अनुच्छेद 344 के खंड एक के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों पर और उस अनुच्छेद के खंड 4 के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात ही देगा, ठीक है। अब वो मंजूरी कब देगा, ठीक है, तो इस अनुच्छेद के तहत मंजूरी देगा। और इसमें क्या क्या पॉइंट हमारे पास जुड़ा हुआ है कि 349 में क्या होगा कि राष्ट्रपति जो है ऐसे ऐसे ही साइन नहीं करेगा, आयोग उसके सामने कुछ प्रस्ताव रखना चाहेगा, ठीक है। प्रस्ताव उसने अगर रख दिया तो चलिए, प्रस्ताव रखने के बाद वो विचार करेगा, ठीक है। उसके बाद ही राष्ट्रपति के अनुमति के बाद ही वो प्रस्ताव संसद में रखा जाएगा। भाषा से संबंधित कोई भी अगर प्रस्ताव होता है तो, ठीक है। इसको एक बार डिटेल में पढ़िएगा, मतलब घर में एक बार पढ़ लीजिएगा, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और एक मैंने पीडीएफ भी दिया था जिसमें एक बुक का वो था स्कैन, ठीक है, उसमें और भी ज्यादा इजी लैंग्वेज में दिया गया है। ये हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यूपीएससी जो एग्जाम ले रही है हो सकता है वो एज इट इज लाइन उठा के पटक दे उसमें, ठीक है, और बोला जाए ये किस अधिनियम के अंतर्गत है, इसलिए हम लोगों को इसको पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। ये एज इट इज अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो हमारे ध्यान में रहेगा वो, ठीक है, इसलिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं। लेकिन जो मेनली कथन उसमें कहा जा रहा है वो हम लोग उस पीडीएफ में भी देख सकते हैं। अब आते हैं अध्याय 4 विशेष निर्देश। अनुच्छेद 350 व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा। अगर मुझे क्या होता है कि मणिपुरी आती है, ठीक है, मुझे
मणिपुरी आती है और मैं हिंदी भी नहीं जानता और इंग्लिश भी नहीं जानता और मैं दिल्ली आ गया हूँ। लेकिन अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है, जिसके लिए मुझे न्याय चाहिए, तो वहाँ पे कौन सी भाषा यूज की जाएगी? वहाँ पे हम लोग अपनी भाषा यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वही यथास्थिति संघ या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का अनुभाग होगा। तो जो भी संघ में प्रयोग होता है उसमें वो हकदार है कि अगर मणिपुर भी यूज होता है तो मणिपुरी भी हम लोग यूज करेंगे। मतलब कोई भी भाषा अगर हमारे सामने होती है तो हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है 350 में? अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जो पॉइंट है कि मातृभाषा में ही शिक्षा की सुविधाएं दी जाएंगी। इसीलिए हमने देखा है कि कई राज्य जो है प्राथमिक जो प्राइमरी स्कूल होते हैं उसमें क्या होता है कि राज्य की जो भी भाषा होती है उस भाषा में वो पढ़ाई कराई जाती है। जैसे अगर हम लोग वेस्ट बंगाल में ले तो वहाँ पे बंगला चलता है। ठीक है, तो अलग अलग स्टेट में क्या होता है कि अलग अलग भाषाएं प्राइमरी एजुकेशन के लिए यूज की जाती हैं। प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पे क्या बात मेनली निकल के आ रही है? जो भी राज्य होगा यानी कि हर एक राज्य जो है राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर, यानी कि अगर वो अल्पसंख्यक भी है, ठीक है, अगर वहां पर कोई अल्पसंख्यक भी है तो उसको भी क्या करेगा? शिक्षा के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा देगा। ठीक है, राज्य ऐसा करेगा। और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि राष्ट्रपति किसी राज्य को अगर उसे जरूरत लगे, राज्य में अगर ऐसा महसूस किया जाए कि वहाँ पे जो शिक्षा चल रही है वो आम जनता के लिए जो है सुटेबल नहीं है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि वहाँ की जो भाषा यूज हो रही है शिक्षा के लिए, वहाँ सभी को उस भाषा में शिक्षा, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, सभी लोग उस भाषा में शिक्षा ग्रहण करने के योग्य नहीं है, या फिर वो उस शिक्षा को उस भाषा में ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है वो समझ ही नहीं पा रहे हैं वो। अगर हम लोग ऐसे किसी जगह चले जाएं गांव में, वहां पे हम लोग कर दें कि यहाँ पे जो है इंग्लिश में शिक्षा दी जाएगी, लेकिन अगर प्राथमिक शिक्षा अगर सारा इंग्लिश में ही हम लोग दें तो क्या होगा कि वहाँ गांव के लोग जो है समझ ही नहीं पाएंगे इंग्लिश। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो शिक्षा है प्राइमरी लेवल का वो वहीं के लैंग्वेज में देनी होगी। ठीक है, उसी लैंग्वेज में हमें शिक्षा उपलब्ध कराना होगा जिस लैंग्वेज में सारे लोग कंफर्टेबल हैं। ठीक है, यानी कि सभी लोगों को जो लैंग्वेज आती है उसी लैंग्वेज में उन्हें शिक्षा देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 350, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये प्राइमरी स्तर का जो शिक्षा होता है वो कौन से अनुच्छेद में बोला जा रहा है। ठीक है, उसके बाद 350 ख भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी का प्रावधान किया जाएगा। वो प्रावधान जो है अनुच्छेद, वो प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत होगा? और वहां पे ऑप्शन दे दिया जाएगा, हो सकता है कि 350, 356 या फिर 351, जो भी है ऑप्शन में दे दिया जाएगा। तो
ये प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ये प्रावधान 350 अनुच्छेद में है। और वो जो अधिकारी होगा, वो जो विशेष अधिकारी होगा, वो कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। और उस अधिकारी की संख्या क्या होगी? सिर्फ एक। ठीक है। उसके बाद विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे। इसका कार्य क्या होगा कि अल्पसंख्या वाले जितने भी वर्ग हैं, उनके रक्षा के लिए जो भी उपयोगी हो, उससे संबंधित अन्वेषण करे वो, और उन विषयों के संबंध में ऐसे अंतरालों पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे। अंतराल मीन्स कि इसके बीच गैप कितना होगा समय का, ठीक है, वो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे, और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों की संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा। यानी कि वो व्यक्ति क्या करेगा जो अल्पसंख्यक भाषाई के लिए चुना गया है, वो देखेगा कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, उनकी रक्षा के लिए क्या क्या विषय हो सकता है, उसको खोजेगा। अन्वेषण करना मीन्स खोजना, उसको ढूंढेगा। ठीक है। और उस विषय पर समय समय पर राष्ट्रपति को वो सुझाव देगा। अब राष्ट्रपति क्या करेंगे? वो राष्ट्रपति सदन में उसको रख देंगे कि हाँ ये चीज देखा गया है, इसको करना है, नहीं करना है, और करना है तो कैसे करना है। और उसके बाद फिर वो राज्य की सरकारों को भी भिजवाएगा। ठीक है। तो ये पॉइंट हमें कौन से अनुच्छेद से मिला है? 350 की वो राष्ट्रपति एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं जो अल्पसंख्यक लोगों के लिए भाषाई आधार पर एक वो ये प्रतिनिधित्व का काम करेगा। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 351, ये भी इम्पोर्टेंट है। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। एक ये वाला जो लाइन है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। संघ का यह कर्तव्य होगा, यानी कि सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाएगा। ठीक है। तो सरकार क्या करेगी? हिंदी भाषा का प्रयोग बढ़ाए। ठीक है, यही काम उसका है। ठीक है। अगर भाषा के क्षेत्र में देखा जाए तो उसका विकास करे, यानी कि हिंदी का कैसे प्रचार प्रसार हो, कैसे विकास हो, वो सरकार देखेगी, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। ताकि क्या हो, इम्प्लीमेंटेशन का काम क्या है, किसका है? गवर्नमेंट का। ठीक है। अब गवर्नमेंट ये देखेगी हिंदी का काम कहाँ कहाँ अटक रहा है, ये गवर्नमेंट देखेगी। ठीक है। तो गवर्नमेंट जब देखेगी तो वो और क्या क्या देखेगी कि विकास कैसे कैसे बढ़ाया जाए। ताकि जैसे अभी क्या हो रहा है, कुछ ऑफिसेज में इंग्लिश चल रहा है, कुछ में हिंदी चल रहा है, कुछ में क्या होता है कि अगर क्षेत्रीय भाषा है तो वहाँ पे क्षेत्रीय नहीं बोल सकते, राजभाषा है, किसी राज्य की अपनी भाषा है तो वो राज्य की भाषा में वो लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ये संघ का कर्तव्य होगा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। संघ में सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या काम होगा कि वो ये देखे कि हिंदी का प्रचार प्रसार कैसे है। ठीक है, उसका ये काम है। और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत के अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए, यानी कि जैसे जैसे वो है उसको ग्रहण करते हुए, आत्मसात में ग्रहण करना, और जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो, जहाँ पे अपेक्षित हो, वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है
कि सरकार का तो ये काम है, विकास करे, बढ़ाए, फैलाए, हिंदी को, राजभाषा को फैलाए। दूसरा क्या है कि उसके शब्द भंडार को भी बढ़ाए। अगर शब्द भंडार बढ़ेगा तो क्या होगा कि लोग, अभी हम लोग इंग्लिश को क्यों ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, इंग्लिश को क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि ये सभी जगह बोली जा रही, समझी जा रही है, और इसका जो डिक्शनरी है यानी कि शब्द भंडार है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है, किसी को कुछ आइडिया है क्यों बढ़ता जा रहा है? नए नए शब्द सर बन रहे हैं इससे कई, इसीलिए। इसमें शब्द इसलिए बढ़ते जा रहे हैं इंग्लिश में कि ये जो है इंग्लिश में, उसमें फ्रेंच के, हिंदी के, चाइना के, मतलब फ्रेंच के, हिंदी के, चाइनीज भाषा के शब्द जोड़े जा रहे हैं। जैसे एक हम लोग लेते हैं अवतार, ठीक है, हिंदी का एक वर्ड है अवतार, तो इसको इंग्लिश ने अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। तो इंग्लिश की क्या खूबी है कि वो दूसरे भाषाओं के शब्दों को भी अडॉप्ट करती जा रही है, अपने में समाहित करती जा रही है। इसलिए इंग्लिश क्या हो रहा है, इंग्लिश की प्रगति होती जा रही है। तो वैसे ही हिंदी में भी है, हिंदी भी कई शब्द ऐसे ले चुकी है जो इंग्लिश के हैं, फ्रेंच के हैं और लैटिन के हैं, मतलब अलग अलग शब्दों को अपने शब्द भंडार में ले चुकी है। तो ये जो विकास करने का काम है, जो शब्द भंडार बढ़ाने का काम है, वो किसका है, ये संघ का कार्य है। और इसके लिए कौन है, इसके लिए है केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, ठीक है। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो क्या करते हैं ये लोग, ये शब्द भंडार को भी बढ़ाते रहते हैं। अगर अनुवाद में कोई ऐसा शब्द जुड़ रहा है जो अंग्रेजी का हो या फिर किसी और भारत के भी अन्य राज्यों की भाषा का हो, तो वो ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह वो विस्तार करते जाते हैं, ठीक है। तो 351 में यही है कि कैसे बढ़ाएं, शब्द भंडार कैसे बढ़ाएं, ठीक है। और संस्कृत से वो लोग प्रिफर करते हैं कि वो शब्द को लें, ठीक है, समृद्ध करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक, यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे कि संशोधन क्या क्या है संविधान में। वो संविधान में संशोधन किस पर्पज से, भाषा के पर्पज से, ठीक है। तो पहला संशोधन हम लोग क्या देखेंगे, 1963। तो 1963 का अधिनियम संख्या 19 उन भाषाओं का जो संघ के राजकीय प्रयोजनों, संसद के कार्य के संव्यवहार, केंद्रीय और राज्य अधिनियमों और उच्च न्यायालयों में कतिपय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जा सकेंगी। तो यहाँ बोलने का क्या अर्थ है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग एक बार पढ़ के देखते हैं कि यहाँ पे बोलना, बोलने का आशय क्या है। तो ये जो संशोधन है, उन भाषाओं का जो संघ के राजकीय प्रयोजन यानी कि संघ के कामकाज, राजकीय प्रयोजन मीन्स ऑफिस के कामकाज, राजकीय प्रयोजन, संसद में कार्य के संव्यवहार यानी कि संसद में भी कुछ कार्य होते हैं, उसमें अगर कोई लिखित कार्य हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, कौन सी भाषा यूज की जा रही है, केंद्रीय और राज्य अधिनियमों और उच्च न्यायालयों में कतिपय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जा सकेंगी, ठीक है। तो ये जो है उन भाषाओं को प्रयोग में लाएगी जो संविधान में वर्णित है। उपबंध करने के लिए अधिनियम, अधिनियम एक भारत गणराज्य के 14वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन क्या क्या होगा वो हमें नीचे दिया जा रहा है। यह अधिनियम राजभाषा अधिनियम 1963 कहा जाएगा, यानी कि ये जो संशोधन हुआ है, ये जो राजभाषा अधिनियम 1963 और संशोधित भी हुआ है वो 1967 में, फिलहाल 1963 में हम लोग चलते हैं कि यह जो अधिनियम
राजभाषा अधिनियम 1963 कहा जाएगा। धारा 3 जनवरी 1965 के 26वें दिन को प्रवृत्त होगी, और ये ध्यान रखना है कि ये धारा 3 के अंदर और जनवरी 1965 के 26वें दिन यानी कि 26 जनवरी 1965 के दिन प्रवृत्त होगी, यानी कि प्रभावी होगी। और इस अधिनियम के शेष उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जिसे केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। ठीक है, यहाँ तो हम लोग समझ गए। दूसरा क्या है, इस अधिनियम के शेष उपबंध यानी कि जो उपबंध रेडी है उस समय, तो 26वें जनवरी को वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे यानी कि प्रभावी हो जाएंगे, और शेष उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे यानी कि प्रभावी होंगे जिसे केंद्रीय सरकार राजकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, यानी कि जब वो राजपत्र में आ जाए तब वो प्रभावी हो जाएंगे शेष अधिनियम। और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी। हो सकता है ये एक बार में ना हो, अलग अलग तारीखों में हो, तो वो अलग अलग तारीख में भी नियत की जा सकेंगी। फिलहाल हमें क्या है कि 1963 कब जो है ये जो अधिनियम है 1963 ही कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें संशोधन हुआ है 1965 में। तो ये कौन से समय संशोधन हुआ? 26 जनवरी 1965 को ये प्रवृत्त हो गया, प्रभावी हो गया संशोधन के बाद। अब आते हैं हम लोग नंबर 2 में, परिभाषाएं। इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, नियत दिन से धारा 3 के संबंध में जनवरी 1965 का 26वां दिन अभिप्रेत है, जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे। ठीक है, कि जनवरी 26 जो है वो नियत दिन ही होगा यानी कि प्रभावी दिन। और इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के संबंध में वह दिन अभिप्रेत है जिस दिन को वह उपबंध प्रवृत्त होगा, यानी कि जिस दिन वह प्रभावी होगा, इफेक्टिव होगा, प्रभावी तिथि यानी कि इफेक्टिव डेट। हिंदी से वह हिंदी अभिप्रेत है जिसकी लिपि देवनागरी है, यानी कि हिंदी वही होगा जो लिपि में देवनागरी का है। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए और संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा का रहना। अब यहाँ क्या पॉइंट है, संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए और संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा का रहना। इस पे क्या है पॉइंट, संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की कालावधि की समाप्ति हो जाने पर, यानी कि जब संविधान प्रभावी हो गया उसके बाद 15 वर्ष, ठीक है, हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा नियत दिन से ही। ठीक है, हिंदी तो है ही कि हिंदी संविधान के अनुसार राजभाषा हो गई। ठीक है, लेकिन अंग्रेजी कहाँ तक चलेगी? हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा नियत दिन से ही, यानी कि नियत दिन कौन सा है? यह है नियत दिन। ठीक है, और इसका अर्थ क्या है? जनवरी 26 1965। ठीक है, नियत दिन हम लोग समझ गए। उसके बाद संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए जिनके लिए वह उस दिन से ठीक पहले प्रयोग में लाई जाती थी तथा संसद में कार्य के समव्यवहार के लिए प्रयोग में लाई जाती रह सकेगी। ठीक है, मतलब अंग्रेजी को प्रयोग में लाई जाएगी। ठीक है, उसके लिए उस समय भी जो है ये नहीं है। उसके बाद क्या है, संसद में कार्य के समव्यवहार के लिए प्रयोग में लाई जाती रह सकेगी, परंतु संघ और किसी ऐसे राज्य के बीच जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया, पत्र आदि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग में लाई जाएगी। मतलब जो ऐसे राज्य हैं जहाँ पे पत्र आदि की भाषा जो है हिंदी होनी चाहिए लेकिन वो यूज नहीं कर पा रहे, चाहे कुछ भी रीजन हो उसके पीछे, वो अंग्रेजी भाषा को प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि राजकाज में यानी कि सरकारी कार्य में अंग्रेजी का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है,
उसके बाद क्या दे रहा है, परंतु यह और कि जहाँ किसी ऐसे राज्य के जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है और किसी अन्य राज्य के जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है के बीच जो है पत्र आदि के प्रयोजनों के लिए हिंदी को प्रयोग में लाया जाता है, वह हिंदी में ऐसे पत्र आदि के साथ साथ उसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में भेजा जाए। अब कोई ऐसा स्टेट है जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हिंदी से पत्राचार कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा देखने में आया है कि वहाँ के लोग हिंदी अच्छी तरीके से नहीं जान रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि हिंदी का तो जाएगा ही, ठीक है, हिंदी का पत्र तो जाएगा ही, लेकिन उसके साथ साथ कौन से लैंग्वेज में जाएगा वो पत्र, अंग्रेजी भाषा में वो पत्र जाएगा, ताकि वहाँ के लोग जो है उसे अच्छी तरीके से समझ पाए, ठीक है, कि आखिर वो पत्र किस सिलसिले में या फिर किस पर्पज से आया है। परंतु यह और भी कि इस उपधारा की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे राज्य को जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यह और भी कि इस उपधारा की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे राज्य को जिसने हिंदी को नहीं राजभाषा के रूप में अपनाया संघ के साथ या किसी ऐसे राज्य के साथ जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है या किसी अन्य राज्य के साथ उसकी सहमति से पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिंदी को प्रयोग में लाने से निवारित करती है। अब ये इतना लंबा चौड़ा तो लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ क्या है इसको कर लेते हैं पहले पूरा। और ऐसे किसी मामले में उस राज्य के साथ पत्र आदि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बाध्यकर न होगा। अब ऐसे भी राज्य होंगे जो हिंदी को अपनी राजभाषा नहीं मानते, ठीक है, या फिर हो सकता है वो हिंदी को अपनी राजभाषा मानते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि राजभाषा एक है मानने वाले और एक है न मानने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि वो दोनों रूपों में, एक राज्य ऐसा है हमने देखा कि जो हिंदी को राजभाषा मानते हैं और एक राजभाषा नहीं मानते, उनके साथ पत्रादि का व्यवहार कैसा होगा, यानी कि कौन से लैंग्वेज में कौन से लैंग्वेज में वो पत्र भेजा जाएगा या फिर रिसीव किया जाएगा, ठीक है, वहां पर क्या प्रश्न होगा, पत्र किस भाषा में भेजें, ठीक है। तो वहां पर बोल रहा है कि पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिंदी का प्रयोग में लाने से निवारित करती, यानी कि हो सकता है वो हिंदी का प्रयोग कर भी सके और नहीं भी कर सके। अब ये तो हिंदी भाषा है इसकी और इसकी नहीं, तो ये इसको जब पत्र भेजेगा ये तो हिंदी में भेज सकता है, लेकिन ये बाध्य नहीं है कि ये हिंदी में ही भेजे, हो सकता है वो इंग्लिश में ही भेज दे, ठीक है, जो न मानने वाला राज्य है, ठीक है। तो ये बाध्यकर नहीं होगा कि वो अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग करे या फिर हिंदी भाषा का ही प्रयोग करे, ठीक है। तो यहाँ पर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बाध्य नहीं होगा, यानी कि जब ये भेजेगा तो हो सकता है हिंदी में भेज दे, ये भेजेगा तो हो सकता है इंग्लिश में भेज दे, लेकिन इंग्लिश या फिर हिंदी अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो दोनों में से कोई भी भाषा ऐसा ना हो कि बाध्य ही हो जाए कि हमें हिंदी में ही भेजना है या फिर अंग्रेजी में ही भेजना है। इससे क्या होगा कि कोई भी स्टेट समझ नहीं पाएगा, तो हमारा क्या होगा, नुकसान होगा, सरकारी काम बाधित होगा। तो हम लोग जब भेजते हैं ऐसे राज्यों को तो हम लोग क्या करते हैं, हिंदी के साथ साथ उसको अंग्रेजी में भी भेज देते हैं, यानी कि बाइलिंगुअल लेटर हम लोग भेज देते हैं। उसके बाद क्या है, उपधारा एक में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहाँ पत्र आदि के प्रयोजनों के लिए हिंदी या अंग्रेजी भाषा, ठीक है, पत्र का प्रयोजन अगर होता है यानी कि पत्र भेजना होता है कि वहाँ जैसे टेलीफोन में बात करेंगे हम लोग हिंदी में बात कर सकते हैं या फिर इंग्लिश में बात कर सकते हैं, या फिर सामने टेलीफोन में कौन है वो देखेंगे कि कौन सा लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है
कि अगर कार्यालय का कार्य है तो वहां पर तो हम लोग बाध्य हैं कि हमें बंगला में यूज नहीं करना है अपनी भाषा को, या फिर हमें बाध्य, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कन्वीनियंट रहेगा कि हिंदी में यूज करें या फिर अंग्रेजी में यूज करें। तो वो पत्राधि का भाषा, ठीक है, क्या होगा? केंद्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के और दूसरे मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के बीच, ठीक है। तो ये वाला लाइन हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद यहाँ से हम लोग सबको, ठीक है, जोड़ लेते हैं ये वाला। ऐसे पत्रादि का अनुवाद यथास्थिति अंग्रेजी भाषा या हिंदी में भी दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि जब केंद्र सरकार के एक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के दूसरे मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के बीच अगर कोई पत्रादि का लेन देन होता है, ठीक है, अगर किसी पत्रादि का लेन देन होता है दोनों के बीच, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि ऐसे पत्रादि का अनुवाद यथास्थिति अंग्रेजी भाषा या हिंदी भाषा में दिया जाएगा, ठीक है। हो सकता है मैं दिल्ली में हूँ, ठीक है, मेरा कार्यालय दिल्ली में है और मैंने क्या किया, एक लेटर भेज दिया कोलकाता में, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ दिल्ली में क्या चल रहा है, हिंदी, हिंदी भाषा हम लोग यूज करते हैं, लेकिन हमने भेजा कहाँ पे, कोलकाता, और वहाँ की भाषा क्या है, बंगला। अधिकतर लोग बंगाली जानते हैं और कार्यालय में भी वो लोग बंगाली का यूज करते हैं। अब समस्या क्या हो रही है कि दिल्ली में मैंने एक लेटर लिख के भेज दिया कोलकाता में, ठीक है। अब हमारे साथ ये समस्या है कि हमने लिखा कुछ और वहाँ के जो बंगाली है उन्होंने समझा कुछ और। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन बन जाएगा कि जो हम कहना चाहते हैं वो ना कह के वो लोग कुछ और समझ जाएंगे, ठीक है। वो लोग कुछ और ही समझ लेंगे कि यहाँ पर जैसे क्या होता है कि अभिव्यक्ति हमने लिख दिया, ठीक है, अभिव्यक्ति लिख दिया। अब ये अभिव्यक्ति को अब वो अभियुक्ति समझ रहे हैं, ठीक है। अभिव्यक्ति और अभियुक्ति में क्या अंतर है, किसी को कुछ आइडिया है? तो बताइए। अभिव्यक्ति में व्यक्त व्यक्त किया जाता है किसी चीज को, अनुभव और, कर। और और अभिव्यक्ति में सत संकेत शायद ऐसे। नहीं, और किसी को कुछ आइडिया? अभिव्यक्ति मीन्स एक्सप्लेन करना किसी चीज को, हाँ, और अभियुक्ति कोई मतलब कोई गुनहगार वगैरह, अभियुक्त वगैरह। हाँ, लगभग आसपास हैं आप। और बताइए, पूजा शर्मा, आप कुछ बोलेंगी? सर मैं तो लेट से आई, मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन टॉपिक पे बात हो रहा है। सिर्फ इतना बताइए कि अभिव्यक्ति और अभियुक्ति दोनों में क्या डिफरेंस है, ये एग्जाम में भी आ सकता है। अभियुक्ति एक्यूज्ड होता है, उसके बाद अभिव्यक्ति मीन्स अभिव्यक्ति की आजादी सर जो बोलते हैं, मतलब हाँ, मुझे बोलने अभिव्यक्ति का तो जो अधिकार। एक्सप्रेशन मेरे ख्याल से हो जाएगा, ठीक है, कि हम लोग है। वो एक्सप्रेशन के तौर पे लेते हैं। अभियुक्ति क्या होती है, ये वर्ड कहाँ से आ गया? ठीक है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड सर है ये तो। मुकदमा में जो लगाया जाता है शायद नहीं, देखिए इसको मैं कर देता हूँ क्लियर, वो भी एक है। तो जैसे हम लोग अभी डिफरेंट डिफरेंट समझ रहे हैं, ये अभिव्यक्ति तो हम लोग समझ गए कि क्या है, लेकिन अभियुक्ति क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग कमेंट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कमेंट। तो देखिए यहाँ पे अंतर आ गया। तो इसी तरह जब हम लोग पत्र व्यवहार करेंगे किसी कार्यालय के बीच, ठीक है, तो वहां पर ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग कर देते हैं उसकी सर व्याख्या। एक सवाल पूछूं। हाँ, बताइए। सवाल तो नहीं है, मतलब ये किए था। सर जैसे परिभाषिक शब्दावली जो है हाँ, उसका
सर जैसे मतलब शॉर्ट में पढ़ना है तो काम चल जाए ऐसा सर, क्योंकि मेरे पास बुक है लेकिन बुक से हो ही नहीं पा रहा है, बहुत ही ज्यादा लग रहा है। परिभाषिक शब्दावली ना, बुक मैंने उसमें शायद कुछ टिक किया था, डी तक कर दिया था टिक। ठीक जी है, सर, डी तक तो भेजा है आपने। हाँ, तो उसको मैं आज कर रहा था ग्रुप टिक। में सर, ग्रुप में भेजे हैं सर। हाँ, पहले का भेजा हुआ है, भेजा हुआ है। सर अ, रिसेंड कर दीजिएगा ना। ठीक है। तो सर आज मैं आपको भेजे हैं सर सरल शब्दावली और एक प्रशासनिक शब्दावली, दोनों में डिफरेंस है या मतलब दोनों को किसी एक को पढ़ने से हो जाएगा ना? देखिए, इतने कम समय में कोई भी एक पढ़ना बहुत ही मुश्किल है, मतलब एक भी पढ़ ले तो वो भी मेरे लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। मेनली हाँ वो तो बात प्रशासनिक सही है। शब्दावली जो हम लोग राजभाषा के लिए यूज करते हैं, वो ऑथेंटिक होता है। ठीक है, तो राजभाषा का जो शब्दावली है, प्रशासनिक शब्दावली, उसको हम लोगों को कम से कम याद रखना चाहिए। ठीक है, तो वो हमें याद क्योंकि होना सर मैं चाहिए। देख रही हूँ सरल शब्दावली में जो है वो प्रशासनिक वर्ड को थोड़ा और इजी कर दिया है, उसको सरल कर दिया है, तो वो वर्ड ना मैच नहीं खा रहा, मैं देख रही हूँ इसमें। मतलब मेरे पास तो राजभाषा का ही है, राजभाषा का ग्लॉसरी है मेरे पास। हम्म। तो तो सर किससे पढ़ना सही रहेगा? देखिए, कोई भी बुक अगर आपने स्टार्ट कर लिया है, ठीक है, तो उसको कंप्लीट कीजिए। अगर आपने राजभाषा वाला शब्दावली कर लिया है लगभग, तो उसी को आगे लेके चलिए। अगर प्रशासनिक किसी ने पकड़ लिया, प्रशासनिक कर रहे हैं वो प्रशासनिक करें। ठीक है, क्योंकि सर वही बात है कि सर टाइम नहीं है और बुक इतनी मोटी है। वो तो रहेगा ही, टाइम तो है ही बहुत कम। कम से कम इस एग्जाम के लिए कम से कम हमें 1.5 साल का वक्त चाहिए एग्जाम होता है। के एग्जाम के लिए बहुत ही कम है, कभी पढ़ी नहीं हूँ और सडनली इतना ज्यादा हार्ट अटैक जैसा हो गया इसलिए है। मैंने बोला कि आप ये कर सकते हैं कि जो आप पढ़ रहे हैं उसी को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, ताकि जो ठीक है सर। याद किया हुआ है वो अपने दिमाग में रहे। ठीक है, जैसे सर हम कोई लोग, एक करने से आ जाएगा एग्जाम में। देखिए, आपके ध्यान में रहना चाहिए, हो सकता है उससे रिलेटेड आ जाए। कुल मिला के आपको आंसर करना है, ये नहीं कि हमें एग्जैक्ट मिल ही जाएगा वो एग्जाम में। ठीक है, हाँ अगर सर, अलग अलग ही रहता है। हम लोग अगर 25 ऐसे लिख के प्रैक्टिस करते हैं, तो हो सकता है उस 25 के 25 ऐसे एग्जाम में ना आए। लेकिन ये होगा मेरे साथ कि उस 25 को करने के बाद अगर मैं एग्जाम में पहुंचूंगा, तो मेरे लिए अगर कोई अननोन टॉपिक भी आता है तो मुझे लिखने की आदत तब तक बन जाएगी। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ उसके बाद। तो मेरे लिए वो 26वां टॉपिक अगर आता है, तो मेरा जो पेन रहेगा वो एग्जाम में रुकेगा नहीं, इतनी गारंटी होती है। लेकिन अगर हम लोग 30 भी अगर याद करके चले जाते हैं और वहां से हमें पता चला कि एक जो है मेरा जो सिलेक्टेड था वो एग्जाम में आ भी गया, फिर भी मेरा पेन वहां पे अटकेगा। ठीक है, मेरे सेलेक्टेड ऐसे में भी अगर कोई ऐसे आ जाता है, तो भी मेरा पेन वहां पे अटकेगा। ठीक है, मैं भूलूंगा। और क्या होगा कि मैंने अगर 100% घर पे दिया है, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ 15 से 20% रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, आप लोग एकेडमिक भी एग्जाम देते हैं, उसमें भी आप देख लीजिए कि आप 100% पढ़ के जाते हैं सभी। ठीक है, कि मेरी तैयारी अच्छी है। लेकिन जब लिखने की बारी होती है तो हार्डली 30% या फिर 40% वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो पाता है, बाकी 60-70% मेरे पास ही रह जाता है। तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि कुछ भी अगर ट्रांसलेशन हो, चाहे याद करने के लिए हो, ठीक है, ये तो नियम मैं हम लोग कर रहे हैं, तो एग्जाम है इसलिए हम लोग कर रहे हैं। लेकिन क्या है, इस नियम को भी जो है हम लोग को कम से कम 15 से 20 बार पढ़ना चाहिए, तब हम लोग एग्जाम में आंसर सही तरीके से कर पाएंगे। नहीं तो हमारे लिए ये सब क्या है कि फिर एग्जाम में भी अगर आता है तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, कि इसका आंसर ये होना चाहिए कि ये होना चाहिए। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये एग्जाम अच्छे से दें। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग शायद एसएससी के ट्रांसलेटर वाले में भी अपेयर होंगे, सभी के सभी। ठीक है, यस। तो उसमें क्या है कि ऐसी तैयारी रखनी है कि एग्जाम का पेपर जितना भी हार्ड कर दे,
मेरा रिजल्ट होगा। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है, मतलब तैयारी ऐसी करनी है पागलपन की तरह, कि अगर एग्जाम में पेपर जितना भी हार्ड कर दे, मेरा रिजल्ट होना है, ये दिमाग में बिठा के चलना है। ठीक है, तो ऐसे तैयारी किया जाता है, हमें करनी भी चाहिए ऐसे ही तैयारी, तो हमारा रिजल्ट कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि ठीक है, तो कोई भी एक बुक लीजिए, चाहे कोई भी बुक हो, उसको लीजिए और उसको पढ़िए, उसको खत्म करने के बाद ही दूसरा कोई बुक हमें लेना है, और कोई दूसरा बुक लेना ही नहीं है। अगर जब तक ये खत्म नहीं हो पाता, भले ये हो सकता है कि मोटी ज्यादा हो, ठीक है, इतनी मोटी हो, या फिर उससे पतली मुझे बुक मिल रही है, तो उसको डिवाइड कर लीजिए, इतना इतना इतना, ठीक है, डिवाइड करके पढ़िए, वीकली टारगेट बनाइए आपने। ठीक है, वीकली टारगेट बनाइए, उसी को फॉलो कीजिए कि इस वीक तक मुझे ये काम खत्म करना है। कोई मैथ का चैप्टर है तो प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, तो इस हफ्ते या फिर 3 दिन का टारगेट लीजिए कि 3 दिन में प्रॉफिट एंड लॉस एंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर पूरा खत्म कर दूंगा। ठीक है, ये चीज हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि टारगेट अगर हम लोग लंबा बनाएंगे तो टारगेट हमारा मिस होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग वीकली टारगेट बनाए तो वीकली में क्या होगा कि हो सकता है हमें इस वीक जो हम लोग चाह रहे थे वो हमें मिला नहीं, हम लोग उस टारगेट को फुलफिल नहीं कर पाए, लेकिन क्या होगा अगले वीक फिर हम लोग टारगेट बनाएंगे, फिर हम लोग उसको पूरा करने में लग जाएंगे, फिर हो सकता है कि वो टारगेट जो है मेरे से क्या हुआ कि 60% ही अचीव हुआ। ठीक है, बाकी 40% रह गया, फिर हम लोग नेक्स्ट वीक जाएंगे, फिर हो सकता है वो टारगेट हमारे पास 61% अचीव हो जाए। फिर ऐसे करते करते जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग 80% तक टारगेट अचीव कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोगों को ध्यान देना है कि जो भी हम लोग लंबा टारगेट बनाएंगे कि हाँ ठीक है, 6 महीने बाद मेरा जो है एग्जाम है, 6 महीने बाद मैं प्रैक्टिस करके एग्जाम दे दूंगा, तो वो मेरा नहीं चलेगा। हमें क्या करना है, कुछ ऐसा उपाय लगाना है। जैसे ये डिस्क्रिप्टिव का तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि हम लोग अब खुद में इवेलुएट नहीं कर पाएंगे कि हमने जो लिखा है वो अच्छा है कि नहीं अच्छा है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव में हो सकता है हमें जरूरत हो, लेकिन क्या है, हम लोग ऑब्जेक्टिव में आगे बढ़ सकते हैं फटाफट। ऑब्जेक्टिव का टारगेट बना लीजिए कि ये चैप्टर हमें करना है। कोई चैप्टर अगर हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग लेते हैं तो ये कितने दिन में खत्म करना है, ये जो टारगेट है हम लोग को ले लेना पड़ेगा वीकली। और जो सेट नहीं बनाते हैं वो कम से कम जिनका बेसिक बेसिक ही है, वो लोग कोशिश कीजिए वीकली कम से कम 3 दिन सेट बनाइए। ठीक है, 3 दिन सेट बनाइए, इससे क्या होगा कि आपके अंदर वो एनर्जी बनी रहेगी कि मुझे जो है पढ़ना है करना है। और सेट नहीं बनाने से, सिर्फ पढ़ते रहने से क्या होता है कि हम लोग उसमें खो जाते हैं, हम लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो सेट कंपल्सरीली बनाना ही बनाना है। चलिए हम लोग भटक गए बहुत, टाइम भी हो गया बहुत ज़्यादा। चलिए ये वाला देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा यहाँ 4 नंबर से कहीं कभी और करेंगे किसी दिन, अगले दिन जो भी होगा। ये हम लोग देख लेते हैं, उपधारा 1 के अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा का प्रयोग कब होता है, ये हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये हम लोग यहाँ पे थे ना, केंद्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के और केंद्र सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण में किसी निगम या कंपनी या उसके किसी कार्यालय के बीच भाषा कौन सी यूज की जाएगी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों। ठीक है, केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण में के किसी निगम या कंपनी या उसके अधीन किसी कार्यालय के किसी अन्य ऐसे निगम या कंपनी के कार्यालय के बीच कौन सी भाषा यूज होगी, दोनों भाषा प्रयोग में लाई जाती है वहां उस तारीख तक जब तक पूर्वोक्त संबंधित का मंत्रालय विभाग कार्यालय या विभाग या कंपनी का कर्मचारी वृद्ध, यहाँ पर वृंद होना चाहिए था, कर्मचारी वृंद हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर नहीं लेता, ऐसे पत्रादि का अनुवाद यथास्थिति हिंदी अंग्रेजी दोनों में
दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि कंपनी या फिर सरकार के बीच बहुत सारा टेंडर भी निकलता है, L&T कंपनी लेती है सरकार का, तो वहाँ पर भी अगर कोई पत्राचार हो रहा है, वहाँ पर भी क्या होगा, दोनों भाषा में यूज किया जाना चाहिए। ठीक है, आज इतना रहने देते हैं, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगले दिन हम लोग इसको थोड़ा सा आगे लेकर चलेंगे। सर राष्ट्रपति आदेश पर भी क्लास करवा दिए हैं, राष्ट्रपति का आदेश। हाँ, अभी तो इसमें शायद आएगा ना आगे, ये राष्ट्रपति का आदेश, ये वाला रहा है ना, इसमें है, इसमें क्या क्या नोट करना है वो सब हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, किस लाइन में क्या कौन सी बातें हैं, वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि वो ये नहीं यूपीएससी बोलेगा कि हाँ ये वाला कब पारित हुआ, ये ऐसे कब हुआ, वैसे कब हुआ, वो तो रहेगा ही, लेकिन जब हम लोग बात को क्लियरली नहीं समझेंगे तो वहाँ हमारा क्वेश्चन छूटेगा। ठीक है, वो तो सबको याद कर लेगा, ये कब पारित हुआ, वो कब पारित हुआ, लेकिन उस आदेश में था क्या, उस अनुच्छेद में था क्या, वो जो है बहुत कम लोग ध्यान में रख पाते हैं, और उसको डिफ्रेंशिएट करना। जैसे अभी मेरे पास क्या है कि कुछ ऐसे ऐसे है, ये है मैंगो, कुछ कुछ ऐसे ऐसे वो है एप्पल। ठीक है, तो ये दोनों हम लोगों को मिला के दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद हम लोग को ऐसा ही लग रहा है कि कभी इसमें कभी उसमें, तो ये जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करना सीख जाएंगे कि एप्पल अलग कर देंगे, मैंगो अलग कर देंगे, तो हम लोग इसको इस आंसर को कर पाएंगे एग्जाम में भी। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, बाकी अगले दिन सर। करेंगे। ठीक है सर। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। सर हिंदी में जो सिलेबस में सामान्य हिंदी दिया गया है, उसमें क्या पुरस्कार मतलब पढ़ना है? हाँ, पुरस्कार हम देखेंगे, समिति देखेंगे, ठीक है, ई टूल्स देखेंगे। इसको करने के बाद तीन चीज और मेन मेन है। एक समिति हो गया, ठीक है, नाराकाश की समिति का आज मैंने भेजा भी था, उससे देख लेने पे यस। आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और भी समितियां होती है, किसका क्या काम होता है वो हम लोग देखेंगे। ई टूल्स देख लेंगे हम लोग का जो है कहाँ से मिलेगा और क्या है किसमें, वो चीज हम लोग देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा, सर सम्मेलन। सर हाँ बोलिए। सर बोल रहे थे ना सर, इसमें बहुत कंफ्यूजन है। वो जो हिंदी संस्थान है, हिंदी निदेशालय है, हिंदी समिति है, वो सब मैच हो जा रहा है, मतलब सबको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही, वो सब मैच हो गया है। तो सर उसको कैसे पढ़ना होगा सर? देखिए हिंदी पहले केंद्र संस्थान, एक हिंदी संस्थान। देखिए पहले क्लास में मैंने उसी को समझाया था कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट है जो हिंदी भाषा को या फिर हिंदी भाषा के क्षेत्र में काम कर रहा है। ठीक है, तो कोई अगर पहले क्लास में होगा उससे एक बार पूछ लीजिएगा, उससे रिलेटेड एक पीडीएफ भी दिया गया था, जो मेन विभाग था। ठीक है, वो क्या क्या काम कर रहा है, किसका क्या काम है, वो मैंने बता दिया था। अब उसमें से डिफ्रेंशिएट तब होगा जब हम लोग समिति और वो डिपार्टमेंट पढ़ लेंगे तब। ठीक है, तो डिपार्टमेंट हम पढ़ चुके हैं, समिति अब रह गया, तो समिति हम लोगों को पढ़ना है। डिपार्टमेंट आप किसी से पूछ लीजिएगा, मतलब कौन कौन सा डिपार्टमेंट नहीं क्या क्या सर, वो काम है। वो नहीं बोल रहे सर। जैसे है ना, केंद्र हिंदी निदेशालय है, फिर केंद्र हाँ, हिंदी समिति है, केंद्र हिंदी संस्थान है, एक और क्या है, केंद्र हिंदी, सिर्फ केंद्र हिंदी संस्थान है, और सिर्फ और भी बहुत सारे हैं, चार पांच मैच कर गए हैं। मैं सबको समझ ही नहीं पा रही हूँ, और सभी का डेट अलग अलग है। तो वो ये किसके देखिए, अंडर में आ रहा है? मैं गूगल करके सर्च कर करके एक एक को देखिए पढ़ रही हूँ, लेकिन सबसे सबको मैच पहली करना बात, सबसे पहली बात इन चीजों को गूगल मत कीजिए। ठीक है, गूगल सही आंसर नहीं दे पाएगा। तो आपको क्या है। हाँ करना है सर, कि गूगल कोई भी नहीं देता है सर, ऑफिशियल सही, क्योंकि ऑफिशियल जो साइट है राजभाषा का, उस पे जाइए, उसमें जो मिल रहा है उसको देखिए ध्यान से, उसमें डिफ्रेंशिएट कीजिए। और ये जो डिपार्टमेंट मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में, उसको एक बार किसी से आप पूछ लीजिए। ठीक है, पहला ये है। दूसरा, समिति में जब हम लोग आएंगे तो समिति जब पढ़ेंगे तो ये दोनों को डिफ्रेंशिएट हम लोग कर पाएंगे, नहीं तो वो नहीं हो पाएगा हम लोगों से। ठीक है, हम लोग कंफ्यूज ही रहेंगे, पूछेगा क्या अच्छा। और हम लोग आंसर देंगे क्या। ठीक है,
ठीक है सर। आज के लिए इतना रहने देते, टाइम भी ओवर हो गया हमारा। टाइम हो गया सर। ठीक है सर। चलिए थैंक यू सर। गुड थैंक यू नाइट। सर। थैंक यू गुड सर। नाइट सर। गुड नाइट।